बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में लंदन से खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान के इदारों की तरफ से इंतखाबात ना करवाने की बाकायदा धमकी दे दी गई है और इसके जवाब में सदर आरिफ अलवी के लिए भी एक अल्टीमेटम जारी किया गया। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे और व्यूअर्स आपको बताएं कि ऐवान सदर पर दो शख्सियात मुसलसल हमले कर रही हैं और इसका मास्टरमाइंड कौन है, इसकी तफसील भी मैं आपके सामने रखूंगा। और फिर मुंशी कमीशन ने आईनी सरबराह को आंखें दिखा दी, कहता है कि इलेक्शन के लिए आपसे मुशावरत की ज़रूरत ही नहीं है। इसके नताइज क्या होंगे, इस पर भी तफसील से हम बात करेंगे। और फिर व्यूअर्स आपको ही बता दें कि मुस्लिम लीग नून ने पाकिस्तान की अदालतों को एक नया नाम दिया और ये नया नाम क्या रखा गया है, पाकिस्तान के मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान का। और आइंदा दिनों में अदालतें क्या इस पर एक्शन लेंगी, इसकी कहानी भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन व्यूअर्स सबसे पहले आपको बताएं कि पाकिस्तान के हर कोने से ये आवाज़ आ रही है कि इलेक्शन हमने नहीं करवाने, चाहे जो तुमने करना है कर लो। इलेक्शन कमीशन को एक ख़त लिखा गया था सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से, जिसमें आइन में सुराख ढूंढने की बजाय अपना काम करें, ये कहा गया सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से। लेकिन शायद इलेक्शन कमीशन जो है वो बुरा बना गया और जो दावत दी गई थी इलेक्शन कमीशन को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब की तरफ से, इसे मुस्तरद कर दिया गया है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इलेक्शन के मामले पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है उमर हमीद साहब, इन्होंने सदर मुमलिकत को ये ख़त लिखा है। और आपको ये याद होगा कि कुछ रोज़ पहले जब इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो एक साहब को डांट पिलाई गई थी और उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं और क्यों सर हिला रहे हैं। तो जिस पर उन्होंने कहा कि जनाब मैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हूं। इस पर अदालत ने कहा कि आप जो भी हैं जाकर अपनी कुर्सी पर खामोशी से बैठे। और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने इस मौके का फायदा उठाकर जो इज्जत अफजाई उनकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुई थी, इसका बदला सदर आरिफ अलवी साहब से लिया। ये बात यहां पे नहीं रुकती। शर्जील मेमन साहब भी मैदान में उतरे हैं और उन्होंने सदर आरिफ अलवी को इमरान खान की टाइगर फोर्स का रुकन करार दिया। यानी तमाम लोग मिलकर आइन पढ़ा रहे थे सदर आरिफ अलवी साहब को। और फिर आपने सुना होगा कि ख्वाजा आसिफ साहब भी मैदान में उतरते हैं और वो भी कहते हैं कि जनाब सदर साहब आप अपनी आइनी औकात में रहें, आगे मत बढ़ें। यानी तमाम लोग मिलकर आइन का एक एक सबक जो है वो सदर आरिफ अलवी साहब को याद कराने की कोशिशें कर रहे थे। ये तमाम लोग चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी हैं, ये तमाम लोग आइन की पासदारी का दमखम भरते हैं। लेकिन सदर आरिफ अलवी जो कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके साथ किस तरह बात करनी है ये किसी को मालूम नहीं है। लेकिन व्यूअर्स इस खत के अंदर ये जो उमर हमीद साहब हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, वो क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कि पंजाब और KPK में इंतखाबात का मामला मुख्तलिफ अदालती फोरम्स पर ज़ेर इल्तवा है। इलेक्शन कमीशन अभी सदारती ऑफिस से मुशावरत के अमल में दाखिल नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन इससे मुतल्लिक पीर को एक इजलास बुलाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि हमने आपके पास आना भी है कि नहीं आना, आपको वो मकाम जो आईन पाकिस्तान ने दिया आप उसको डिज़र्व भी करते हैं कि नहीं करते। अब पीर को इस बात का फैसला किया जाएगा। ख़त में यह भी कहा गया है कि सदर का दफ्तर सबसे आला आइनी इदारा है, सदर रियासत के सरबराह हैं, इलेक्शन कमीशन सदर मुमलिकत का एहतराम करता है। ख़त के मतन के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ये भी कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी आइनी और कानूनी जिम्मेदारी से आगाह है। अरे भाई, आगाह होते तुम्हें मालूम होती तुम्हारी आइनी हैसियत और आइनी जिम्मेदारियां क्या हैं, तो मुल्क के अंदर 90 दिन के अंदर आपने इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर देते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आप क्या कह रहे हैं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब ने अभी तक आम इंतखाबात की तारीख नहीं दी। तो गवर्नर पंजाब ये भी कहते हैं कि वो मामले पर लाहौर हाई कोर्ट के फैसले से मुतल्लिक कानूनी रास्ता इख्तियार करेंगे। ख़त में यह भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट से रहनुमाई के लिए दरख्वास्त दायर की है। पेशावर हाई कोर्ट में भी 3 दरख्वास्तें दायर हैं। आइन असम्बली तहलील पर इलेक्शन कमीशन को पोलिंग की तारीख का ऐलान करने का इख्तियार नहीं देता। पाकिस्तान में आइनी बहरान के बाद व्यूअर्स जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो आमने सामने आ चुके हैं। लेकिन जो सबसे अहम नुकता है जो इस खत में जिस तरह डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल की जा रही हैं, नंबर 1, ये मामलात पाकिस्तान की अदालतों में बार बार उठाए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला आ गया, आपने उसे तस्लीम नहीं किया, चूँकि आइन और कानून आपको इजाज़त देता है कि आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। आप वहाँ पर जाकर पार्टी बन गए।
गवर्नर साहब कहते हैं कि असम्बली मैंने नहीं तोड़ी, किसी और ने तोड़ी है। यानी अब इस चीज का फैसला कौन करेगा? और जितने भी एपेलेट फॉरम्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं, जब तक ऑप्शंस को अवेल नहीं कर लिया जाता, अपील पर अपील नहीं की जाती, नजरसानी अपीलें दायर नहीं की जाती और उनके नताइज नहीं आते, ये मामला चलते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन की तो ख्वाहिश है कि इलेक्शन ना हो, वो गवर्नर पे जिम्मेदारी डालता है, गवर्नर कहता है ये मैंने नहीं किया, और फिर सदर पाकिस्तान को भी कहा जाता है कि आप अपनी आईनी औकात में रहे। तो फिर आइन का कस्टोडियन कौन है? ये एक बुनियादी सवाल है। पाकिस्तान के अंदर लोग लड़ रहे हैं, स्टेक होल्डर्स का नाम लिया जा रहा है और अदालतों के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं दोनों तरफ से, लेकिन जो असल स्टेक होल्डर है वो पाकिस्तान की आवाम है, वो आप हैं, वो मैं हूं। यानी जिसने अपने हक का जो इस्तेमाल करना है उसे मौका नहीं दिया जा रहा, और आप सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो एक गेम खेल रहे हैं पाकिस्तान की आवाम के साथ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसलिए खुद नोटिस लेना चाहिए, एक बेंच बनाया जाए और वो बेंच जो है इस केस की सुनवाई करे, यानी सियासी जमातों को माइनस करके इन तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, यानी जो लोग जानबूझकर इंतखाबात की तरफ नहीं जा रहे, इनसे पूछा जाए कि पाकिस्तान की जो 22 करोड़ अवाम है, सूबे में निगरान हुकूमतें मौजूद हैं, वो किस हैसियत में काम कर रही हैं। अगर 90 दिन में इंतखाबात नहीं हो सकते ना, तो फिर आपने 90 दिन के लिए और इससे ज़्यादा अरसा, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, आपने किस हैसियत में इन हुकूमतों को कायम कर दिया और मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी जो चल रही है। यानी महंगाई कंट्रोल करना, अगर आप वफाक से पूछें तो वो मरियम ने और इनके चेले चपाटों ने क्या कहा था कि ये सब्जेक्ट जो है ये सूबाई सब्जेक्ट है, इसका वफाक से कोई ताल्लुक नहीं है। जब आप इनसे इनकी कारकर्दगी पूछें तो ये कहते हैं कि जनाब ये तो हमारी हुकूमत ही नहीं है, आप बड़ा ज़बरदस्त किस्म का प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही हैं। आपके साथ जो वफाकी वज़ीर साहिबा हैं मरियम औरंगज़ेब, वो भी साथ साथ चल रही हैं, आपको पूरा प्रोटोकॉल दिया जाता है। राना सनाउल्लाह साहब आकर तकरीरें कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? आप अपने साथ फिर उन लोगों को रखें ना जो हुकूमत में नहीं है, जो सिर्फ सियासी जमात के रुकन हैं। रुकन तो खैर वो भी हैं, लेकिन वो स्टेट प्रोटोकॉल जो है ना वो एंजॉय कर रहे हैं। अब व्यूअर्स, इन हालात के अंदर ना शेख रशीद साहब मैदान में आ गए और शेख रशीद साहब ने एक बड़ा मुतालबा कर दिया है। ये मुतालबा इसलिए किया चूंकि सदर आरिफ अली साहब की जो अप्रोच हमेशा से रही है ना कि सबको साथ लेकर चलें, बात को मना लिया जाए और कोई रास्ता निकाला जाए। इन्होंने हर तरफ जो है ना वो गुफ्तगू भी की, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट हो, डार साहब मुतादिद दफ़ा मिलने गए, लेकिन इनके बारे में अब नून लीग क्या कह रही है, शर्जील मेमन क्या कह रहा है, मेरा ख्याल है कि इन्हें भी होश के नाखून लेने पड़ेंगे। इनके पास ये इख्तियार मौजूद है। शहबाज शरीफ को कह सकते हैं कि जाओ असम्बली से जाकर इत्तेमाद का वोट लो, ये ऑप्शन अवेल ही नहीं किया गया, खामोशी से बैठे हुए हैं। फिर वो ये भी कह सकते थे कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक रेफरेंस तैयार किया जाए और इसे भेजा जाए, ये भी काम नहीं हुआ। कम अज कम आप आइन जिसकी आपको इजाज़त देता है, आप मुल्क के अंदर आम इंतखाबात तो करवा सकते हैं, तारीख का ऐलान तो कर सकते हैं, लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे। इंतखाबात होना ना होना अलग मामला, लेकिन तारीख का ऐलान तो किया जा सकता है, लेकिन आपने वो भी नहीं किया। अब शेख रशीद साहब मैदान में आ गए हैं और वो ये कहते हैं कि आइनी तौर पर आरिफ अलवी इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं, लेकिन वो गैर ज़रूरी मोहतात हैं। मैं मुतालबा करता हूँ या तो सदर साहब आप तारीख का ऐलान करें या फिर इस्तीफ़ा दें। अब ये मामला नहीं चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान का एहतसाब हो रहा है, गैर ज़रूरी एहतसाब और हिसाब हो रहा है, उसका मुहासरा किया जा रहा है। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो हक और सच की बात करते हैं, जो दोनों जमातों के दरमियान जो गलत है उसे गलत कहते हैं, जो सच है उसे सच कहते हैं, वो भी साथ साथ पिस रहे हैं। यानी कीमत उन्हें भी अदा करना पड़ रही है। और जो निज़ाम के स्टेक होल्डर्स हैं उनको कोई होश के नाखून उन्हें लेने चाहिए, वो क्यों नहीं ले रहे, ये एक बुनियादी सवाल है। इसलिए शेख रशीद साहब जो हैं वो अब मैदान में उतरे हैं और उन्होंने तो ये खैर यहाँ तक भी कह दिया है और ये इंकशाफ कर डाला है कि सूबों और मरकज़ में जो इंतखाबात हैं वो इकट्ठे होंगे। मुल्की सियासत का फैसला 30 अप्रैल तक हो जाएगा और 30 अप्रैल से पहले पहले कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। बाद में मुझे आपने इसका ज़िम्मेदार नहीं ठहराना। देखें, शेख रशीद जो है ना बहुत सारी पेशन गोइंग करते रहे हैं, लेकिन जब से वो जेल से बाहर आए ना, उन्होंने तो एक तो अपने फ़ोन का मुतालबा कर दिया है कि फ़ोन मुझे दिया जाए, पासवर्ड्स आपने ले लिए, और फिर मेरी आंखों पर 3 घंटे पट्टी बांधी गई, एक दिन मेरे साथ ज़्यादती की गई, वो अब उनको मारा पीटा गया, उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, क्या किया गया उसकी उन्होंने तफसील नहीं बताई। लेकिन जब से वो बाहर आए हैं वो पैगाम लेकर आए हैं कुछ ताकतों का, और ये पैगाम उन्होंने खान साहब तक पहुंचाया भी है, और अब उनकी सियासत में हमें इस पैगाम की एक आपको झलक भी नज़र आएगी। व्यूअर्स, ये सूरत हाल है। और दूसरी तरफ हो ये रहा है कि मरीम नवाज़ स्टेट प्रोटोकॉल एंजॉय कर रही हैं
اور انہوں نے آج پاکستان کی عدالتوں پر ایک بار پھر تنقید کی ہے، اور یہ تنقید بہت ہی گہری ہے، اس لیے گہری ہے اور ایک حملہ ہے پاکستان کی عدلیہ کے اوپر، جس کا جواب ان اداروں کو ضرور دینا ہوگا۔ کم از کم اگر آپ پاکستان کی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں، کم از کم آپ اپنے ادارے کے ساتھ کھڑے ہوں اور از خود نوٹس لیں۔ اگر اطہر منیلہ صاحب جو چیف جسٹس تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ اپنی عدالت اور اپنے ججز کے دفاع میں باہر آ سکتے ہیں، تو بھائی پھر آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، انہیں بھی باہر آنا چاہیے اور اس کے اوپر بات کرنی چاہیے۔ اب یہ انہوں نے کیا کہا، یہ الفاظ آپ سن لیں۔ کیا یہ کسی سیاسی جماعت کے رکن کو کیا اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اس قسم کے الفاظ استعمال کرے؟ کیا کہا کہ ملک کو ایماندار ججز کی ضرورت ہے، عمراندار ججز کی نہیں۔ اب یہ کوئی نہ کوئی تو الفاظ استعمال انہیں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے نا، پاکستان کی عدالتوں پر پریشر ڈالو، اور پاکستان کی عدالتیں کس قسم کا پریشر ہے۔ پھر انہوں نے کیا کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی میں اتنی اخلاق کی جرت نہیں کہ استعفیٰ دیں۔ انہوں نے ججز کو جنرل فیض کے چیلے تک کہہ دیا، یعنی یہ الفاظ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے جو ہے وہ استعمال کیے گئے۔ پھر پرویز الہی کی آڈیو، پھر دوسری طرف جو ہے وہ یاسمین راشد کی آڈیو۔ اب خان صاحب نے تو فیصلہ کر لیا، ایک درخواست سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی ہے، اور اس درخواست کے ذریعے اب کیا یہ جائے گا کہ عدالت کو کہا جائے گا کہ اس کی انویسٹیگیشن کروائی جائے، اور وہ کون سی ایسی طاقتیں ہیں جو یہ تمام آڈیوز اور ویڈیوز جو ہیں وہ ریکارڈ کرتی ہیں۔ مریم نے بہت پہلے یہ کہا تھا کہ میرے پاس آڈیوز اور ویڈیوز موجود ہیں، ان سے پوچھا جائے کہ یہ آڈیوز اور ویڈیوز کہاں سے آئی اور انہیں کون دے رہا ہے، اور پرائیویسی کس طرح لوگوں کی تباہ کی جاتی ہے، یہ بھی بتایا جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ان کیسز کو زیر سماعت لاتا ہے یا پھر اس کیس کو ہی از خود نوٹس میں کنورٹ کر دیتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ مزید یہ جو مظاہر نقوی صاحب کا معاملہ ہے اس کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا۔ لیکن ویورز، حالات بہت زبردست طریقے سے خراب ہو رہے ہیں پاکستان کے۔ ایسا لگتا ہے کہ سسٹم کو جان بوجھ کے گرایا جا رہا ہے۔ پاکستان کے اندر آئی ایم ایف آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ جو سبسڈیز ہے نا، یہ آپ نے غریب کو دینی ہے، یہ امیروں کو نہیں دینی۔ یعنی آئی ایم ایف آپ کو اب ہر طرح سے ڈکٹیٹ کر رہا ہے۔ یہ کام تھا پاکستان کے سیاستدانوں کا، آپ کے معیشت دانوں کا، لیکن ایسا لگتا ہے یہ ہے کہ وہ لوگ جو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، چاہے وہ ادارے ہوں، چاہے وہ چھوٹے چھوٹے سیکرٹریز ہوں سسٹم کے اندر، بابو لوگ ہوں، وہ اسی قبیلے کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے اندر ایک انویزیبل قسم کی خانہ جنگی کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے۔ اس میں صحافی بھی پیش ہیں، لوگوں کو طرح طرح کے ناموں سے نوازا جاتا ہے، اور مجھے تو بہت حیرت ہوئی ہے، اور انشاءاللہ اس کا آنے والے دنوں میں جواب بھی بہت بھرپور طریقے سے دوں گا۔ اس کی باقاعدہ ہم تیاری کر رہے ہیں، اور ان تمام لوگوں کو ان کے ٹھکانوں پر جو ہے نا جا کر ہم جواب دیں گے، اور ایسا جواب دیں گے کہ کبھی کسی کو جرت نہیں ہوگی کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی۔ انشاءاللہ بہت جلدی اس کے اوپر بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کام ہو رہا ہے۔ یہ خانہ جنگی کی علامات ہیں، اور کیسے ہوتی ہیں خانہ جنگی؟ کہ صحافی کے ساتھ لڑ رہا ہے، پولیس کے ساتھ لڑ رہی ہے، جو سیکرٹریز ہیں ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے آ گئے، صدر عارف علوی صاحب کی بات کوئی نہیں مان رہا، سیکرٹری الیکشن کمیشن ان کو آنکھیں دکھا رہا ہے، عدالتوں سے آپ کے پاس آپ جائیں تو ان کی بات کو تسلیم نہیں کیا جاتا، پرانے جو چلے ہوئے کارتوس ہیں کل کسی نے لکھا وہ بھی دوبارہ اور بار بار جو ہیں انہیں ایکٹیو کر دیا جاتا ہے۔ یہ کون کر رہا ہے؟ یہ وہ تمام لوگ کر رہے ہیں جن کے پاس اقتدار نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب اور ہاؤس آف شریف یہ سمجھتا ہے کہ اگر اقتدار ہمارے پاس ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے تو بھاڑ میں جائے سب کچھ، پاکستان بھی بھاڑ میں جائے۔ مجھے تو کم از کم ان کی سیاست سے اوور دا ایئر یہی تاثر ملا کہ اگر ہم ہیں تو سب کچھ ہے، اگر ہم نہیں ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ عمران خان جیسا جگرا آپ کو چاہیے ہوتا ہے جو اپنی 2 حکومتیں قربان کر کے بیٹھا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انتخابات کرواؤ، عوام کی عدالت میں ہم اپنے آپ کو دوبارہ پیش کریں گے۔ یہ جگر گردے کی بات ہے۔ نگران حکومتیں بنا کر جعلی انقلاب اور جو لانچ کیے جاتے ہیں نا، وہ کبھی بھی پاکستان کی عواموں سے تسلیم نہیں کرے گی۔ تو پھر یہ حالات ہے پاکستان کے اندر، جو اس وقت سچویشن ایک بنی ہوئی ہے۔ جیل بھرو تحریک کا باقاعدہ آغاز ہوگا، اور اس کے اوپر میٹنگ بھی ہوئی ہے پنجاب کے اندر کہ جو لوگ اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پر گرفتار کروانے کے لیے کہیں پر آئیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ جناب ہم آپ کی گرفتاری جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ قانون ایسا کوئی موجود نہیں ہے، اس کا کیا فائدہ ہوگا یہ ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن ایک پریشر ٹیکٹکس کے طور پہ اسے استعمال کیا جائے گا۔ اب ساری کی ساری نظریں سپریم کورٹ آف پاکستان کے جج کی طرف ہے، چیف جسٹس کی طرف ہے کہ وہ کوئی بینچ بنائے اور ملک کے 2 صوبوں کے اندر جو انتخابات ہیں انہیں کروایا جائے، اور اگر کوئی
اس میں رکاوٹ ڈالے گا تو یہ بھی پوچھا جائے اگر نومبر 2022 کے اندر الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم انتخابات کرانے کے لیے تیار ہیں تو آج کیوں تیار نہیں ہے؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے. آپ بلا کر پوچھیں، الیکشن کمیشن کو بلا کر پوچھیں کہ آپ نے تو کہا تھا کہ ہم کروانے کے لیے تیار ہیں، تو آج کیا ہوا؟ کیونکہ یہ عمران خان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور میں نے کل ایک جملہ کہا تھا کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آ چکی ہے، تو لگ تو یہی رہا ہے کہ ٹیکنوکریٹ حکومت ہی اس وقت جو ہے معاملات کو دیکھ رہی ہے. ویورز، آج کا شو تھا ہمارا. اپنے کمنٹس بھیجیے گا، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے، اللہ